जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहत के मामले में हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात करते रहते हैं। आज सेहत के बारे में जो हम बात करेंगे उसमें बहुत अहम ऑर्गन है बॉडी का, मैदा। उसके बारे में बात करेंगे। स्टमक क्या चीज है, सिर्फ ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है शुरू में उसका, और सब्सिक्वेंटली बाद में हम उसकी डिजीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैदा जो है इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, बहुत ही अहम ऑर्गन है। अहमियत उसकी इस वजह से बन जाती है कि जो चीज भी हम खाते हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो गज़ा है, इससे सबसे पहले मैदे में जाना है, वहां प्रोसेस करना है। अगर इसका प्रोसेसिंग वहां सही हो जाएगी तो सब्सिक्वेंट भी इसकी कंडीशन सही होगी और बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी सही हो जाएगी। तो मैदा इटसेल्फ जो है ये हमारे तकरीबन लेफ्ट साइड पे आता है, और इसका साइज जो है वो 1 फुट, तकरीबन 1 फुट इसकी हाइट है, और 6 इंचेस में इसकी विड्थ उस जगह से है जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाइड है, वहां से 6 इंचेस की ये इसकी कैफियत है। और है ये बिल्कुल एक सैक की तरह, जैसे एक थैला होता है वो शक्ल है, और छोटा साइज है इसका। इसके में 2 एंड्स हैं, एक ऊपर एंड है और एक नीचे है। इन दोनों एंड्स पर वहां पर नॉन रिटर्न वेल्व्स लगे हुए हैं। ऊपर का जो एंड है वहां पर नॉन रिटर्न वेल्व है, उसको LES बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल सिस्टम। ये वेल्व ऐसे नहीं है जैसे आप पाइप को देखते हैं रिटर्न करते हैं, ऐसे होता है। इसके अंदर मसल्स ही के कंस्ट्रक्शन है जो कि अल्टीमेटली वेल्व का काम करती है, और चीज को जिसको पास करना चाहते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देती है। उसके बाद वो जो मसल जो टाइट हो जाते हैं और चीज बाहर वापस दूसरी तरफ भी आ सकती है। और जो लोअर एंड है वहां पर जो है, वहां से मैदे के बाद हमारी छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ दरमियान जो वेल्व है उसको पाइलोरिक वेल्व कहते हैं। ये पहला जो वेल्व है LES, लोअर इसोफेजियल सिस्टम, इसे कार्डिक वेल्व भी कहा जाता है। दोनों नाम है इसके लिए, क्योंकि ये हार्ट के करीब होता है ऊपर की तरफ। तो ये दोनों वेल्व्स हैं, ये फैंटास्टिक किस्म की चीजें हैं दोनों, और इनसे कंट्रोल, इससे हम सारी की सारी गज़ा जो है वो इसके अंदर एंटर होती है और इससे निकलती है। जिस वक्त निकलनी होती है उस वक्त इस भी खुलता है। फिर हमारे नेक्स्ट चीज जो है, हमारे जब स्वेलिंग करते हैं गले के अंदर से जब गज़ा जाती है तो वहां से इस वेल्व के थ्रू गुजर के मैदे के अंदर जाने में उसे कुछ 7 सेकंड लगते हैं। ये 7 सेकंड का टाइम है जिसमें ये खुराक की नाली में गुजरते हुए ग्रेजुअली जा रहा होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें उस वक्त भी ऐड हो रही होती है। फिर बाद में जब मैदे में चला जाता है तो मैदे में खाना फिर काइम की शक्ल अख्तियार कर जाता है, ग्रे से कलर होता है, उसके मुख्तलिफ लिक्विड मिल जाते हैं और चर्न हुआ होता है, काफी पीस गया होता है। और उस जगह पर ये खाना जो है 2 to 5 आवर्स के लिए उसके दरमियान रहता है मैदे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज खाई है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी आगे पास हो जाते हैं। अगर प्रोटीन है या फैट्स है तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि वहां पर मैदे के अंदर इससे स्टे करना होता है। इसके बाद जो है इसकी असल चीज जो है, जो असल काम करती है, वो इसके अंदर एक एसिड पैदा होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड आता है। बाय द वे यहाँ पे हम ये भी ध्यान में रख लें कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, यूरिन है, दूसरी चीज जहां जहां फ्लूइड्स नजर आते हैं, तमाम बॉडी के फ्लूइड्स अल्कलाइन है। अल्कलाइन को मैयर जब करते हैं स्केल को, pH स्केल से मैयर करते हैं हम लोग। ये 1 to 14 तक जाता है स्केल। 7 इज अ मिडिल पॉइंट, जहां पे ना वो एसिडिक होता है ना अल्कली होता है। तो वाटर का pH वैल्यू जो 7 है। इससे ऊपर जैसे जाते हैं 8, 9, 10, तो हर चीज जो लिक्विड वो अल्कलाइन होता चला जाता है। 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक हो जाता है। और ये जो एसिड है स्टमक का एसिड, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो इंडस्ट्रियल एसिड बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हड्डी को और गोश्त के अंदर से बिल्कुल गला के निकल सकता है। अगर हाथ पे कोई रखे ऐसे तो हाथ के थ्रू पास थ्रू कर सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसकी pH वैल्यू जो रखी जाती है, नॉर्मली बॉडी खुद मेंटेन करती है, स्टमक खुद मेंटेन करता है, तो 1 से लेकर 3 के दरमियान pH वैल्यू होती है। अब इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यू है इसकी, तो ये प्रोड्यूस कहां से होता है या इसका कैसे सिस्टम, क्या अल्लाह ताला ने सेफ्टी निजाम क्या रखा है कि स्टमक खुद इसे डैमेज नहीं होता। वहां भी जब चीज बड़ी है तो उसको कैसे उसको डैमेज नहीं करता है, उसको कैसे गलाता नहीं है, उसके लिए यही पे अल्लाह ताला ने हिफाजती निजाम बनाया जो रियली वंडरफुल है। वो इस तरह है कि इसके अंदर, स्टमक के अंदर जो लेयर है, मेम्ब्रेन जो है, उसके अंदर सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक पेरिएटल सेल्स कहलाते हैं और दूसरे गॉबलेट सेल्स कहलाते हैं।
पेरिटल सेल जो है ये HCl प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन रेट इनका इतना ज्यादा होता है कि एक दिन के अंदर तकरीबन 3 लीटर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करना होता है। 3 लीटर से हम खुद अंदाजा कर सकते हैं, अगर हम कोई कोक की बोतल लें तो नॉर्मली अगर 1.5 लीटर की बोतल है तो फिर 2 बोतलें जो है इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोड्यूस कर देते हैं एक दिन के अंदर। इसके साथ ही दूसरे सेल वहां मौजूद है गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस पैदा करते हैं और म्यूकस काफी ह्यूज क्वांटिटी पैदा करते हैं और वो म्यूकस जो है वो सरफेस को, स्टमक की सरफेस को कवर कर देता है और वहां पे ये एसिड जो है वहां पे एक्ट नहीं कर सकता, सरफेस की उसको डैमेज नहीं कर सकता। तो ये एक हिफाजती निजाम है, यानी हम देखें तो अजीबोगरीब सा निजाम है कि एक ही जगह पे डैमेजिंग चीज पैदा हो रही है और वहीं से प्रोडक्टिव चीज पैदा हो रही है, वहीं पे दोस्त भी है वहीं पे दुश्मन भी है। तो ये निजाम है जो वहां चलता है और ये जो म्यूकस बनता है ये तकरीबन 1 हफ्ते तक रहता है। तो ये ओवरऑल सिस्टम है, फैंटास्टिक सिस्टम है मैदे का और मैदे ही को अहमियत दी जाती है। जैसे पुराने हुक्मा भी कहते थे कि मैदे की बीमारी को अगर आप कवर लेते हैं, मैदा जो है बताते हैं वो 100 बीमारियों के एक जड़ बनता है, अगर इसको कवर कर लेते हैं, इसको हेल्दी स्टेट में रखते हैं, 100 बीमारियों से निजात मिल सकती है। कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती है इससे अगर मैदा खराब है, वो मैंने अपनी लिस्ट सिर्फ दी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसकी सारी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। इस बीमारियों का अंदाजा करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें काफी ज्यादा बीमारियां हैं जो आती है। चंद एक बीमारियां जो मैं बयान करने जाता हूँ, कैंडिडा है, ये फंगस किस्म का पहले चीज पैदा हो जाती है। ब्लोटिंग है, पेट फूला फूला से रहता है। बेल्चिंग है, आदमी को डकार आते रहते हैं। डायरिया हो सकता है, इसके साथ मोशन लग सकते हैं। फ्लैचुलेंस है, गैसेस पास होती रहती है। इंडाइजेशन है, बदहजमी रहती है जिसमें, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इस हवाले से। अगर मैदा खराब है तो कई दफा कॉन्स्टिपेशन की रजाई पैदा कर देता है। वैसे रेक्टल इचिंग होती है, मकद में खारिश होती रहती है। क्रॉनिक फटीग, यानी बहुत ज्यादा फटीग इंसान महसूस करता है और इसके साथ साथ जो है कि वो एड्रिनल फटीग भी होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है इनके ऊपर बड़ा स्ट्रेस जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी मैदे की वजह से आ सकती है। नेक्स्ट जो है कि एक्नी है, जिसके ऊपर स्किन के कई प्रॉब्लम आते हैं। ड्राई स्किन होती है, एक्नी जिसे हम कहते हैं, कील और इस तरह की चीजें चेहरे पे निकल आती है और खुश्की, सर के अंदर खुश्की महसूस होती है और हेयर लॉस भी होता है इससे। अगर मैदा खराब है तो उसका असर बालों तक चला जाता है, उससे न्यूट्रिशन मिलती और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हार्ट बर्न है, अब मैदे खाने के बाद जलन होती है सीने के अंदर, जिसे रिफ्लक्स भी बोलते हैं। गर्ड भी कहा जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर मैदा खराब है या उसके अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही क्वांटिटी में नहीं है तो ये वैल्व खुल जाते हैं और ऊपर की तरफ आता है। ऐसी ऑटो इम्यूनिटी आदमी की जो है, इंसान की ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम ये हैम्पर होता है अगर मैदा खराब है। और इस तरह हम अनहेल्दी नीड्स कह सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी होती है और बाकी भी एलर्जीज, कई तरह की एलर्जीज हो सकती है कि फलां चीज खाई है तो उससे एलर्जिक हो गया। अगर मैदा खराब है तो एलर्जीज बहुत प्रॉब्लम होकर सामने आती है। तो ये ओवरऑल चंद एक बीमारियां हैं, चंद एक मैंने लिस्ट की है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है जो मैदे की खराबी वजह से आती है, इसलिए मैदे को हर सूरत हमने सेहतमंद हालत में रखना है। और मैदा खराब कहाँ से होता है? मैदा खराब होता है जब हम कोई चीज प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, उससे मैदे में खराबी पैदा हो जाती है। और ये खराबी कोई ऐसा नहीं कि जब फूड खाया और तो खराबी पैदा होगी, बल्कि कई दिनों कई महीनों जब ऐसी चीज आती रहती है, ग्रेजुअली मैदे की सरफेस खराब होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका खराब होता है और ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। एक प्रोसेस फूड है और दूसरा केमिकल मेडिसिन है, इससे मैदा खराब होता है और इस तरह की बीमारियों से इंसान शिकार हो जाता है। इसका क्या इलाज का तरीका क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, ये हम अगली दफा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज तक के इतना ही काफी है। इसमें जो हमें पूरा कंक्लूजन मिलता है वो ये कि अगर अच्छी सेहत मेंटेन करनी है, आपने अच्छी सेहत लेनी है, तो उसके लिए सेहतमंद हालत में मैदे को रखिए। और मैदे को सेहतमंद हालत में कैसे रखा जा सकता है कि आप जो प्रोसेस फूड है उससे बचे और जो कीमियाई दवाएं हैं उससे आगे बचने की कोशिश करना है। दिस इज ऑल, ये हमें आज का लेसन है। इसके मुताबिक हम मैदे को सेहतमंद हालत में रख सकते हैं। अगर आप में कोई सवाल है इस बारे में, मजीद कोई जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिस्ट आउट करें, हम उसे देखेंगे और उसके मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।